हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी। पवन चैनल पर स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 स्थानीय शासन। देखिए, क्लास 11 और 12 दोनों में पार्ट 1 और पार्ट 2 बुक है, ठीक है। और ये पार्ट 1 बुक का चैप्टर नंबर 8 है। और बाकी मैं इससे पहले चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक वीडियो करवा चुका हूँ, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल हाइलाइट्स पॉइंट को ही पढ़ूंगा, जो पेन से नीचे मार्क किए हुए इस तरह से, ठीक है, जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, इस वाला पेज में एक भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं था जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते थे। ये नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ देखिए, मध्य प्रदेश का एक जिला है सीहोर। गीता राठौर इसी जिले के जमनिया तालाब ग्राम पंचायत की रहने वाली है। एक आरक्षित सीट से सन 1995 में गीता सरपंच निर्वाचित हुई थी, ठीक है। गीता गृहिणी हुआ करती थी। तो क्वेश्चन बन सकते हैं ना कि गीता राठौर जो थी, उसका जो संबंध था किस पंचायत से था या किस जिले से था, या मतलब कुछ भी तो है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में है, तो कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना। फिर नेक्स्ट ये कि यह महिला तमिलनाडु की एक गांव जो है महिला तमिलनाडु यह महिला जो है तमिलनाडु के एक गांव वेंगे वशाल की सरपंच थी। एक दूसरी महिला थी जो तमिलनाडु के एक गांव वेंगे वशाल की सरपंच थी। सन 1997 में तमिलनाडु की सरकार ने 71 सरकारी कर्मचारियों को 2-2 हेक्टेयर जमीन आवंटित की। यह जमीन वेंगे वशाल ग्राम पंचायत के दायरे में आती थी। थोड़ा आगे थोड़ा पढ़ लीजिए इसके बाद। उच्चतर अधिकारियों के निर्देश पर कांचीपुरम जिले के कलेक्टर ने वेंगेवशाल ग्राम पंचायत के सरपंच को आदेश दिया कि आवंटित जमीन के संबंध में जो फैसला लिया जा चुका है उसे मानते हुए ग्राम पंचायत से इस आशय का प्रस्ताव पारित कराए। सरपंच और ग्राम पंचायत ने कलेक्टर के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। कलेक्टर ने जमीन के अधिग्रहण का आदेश दिया। ग्राम पंचायत ने कलेक्टर की इस कार्रवाई के विरोध में मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। उच्च न्यायालय की एकल खंडपीठ ने कलेक्टर के आदेश को जायज बताया। अदालत का फैसला था कि इस संबंध में ग्राम पंचायत की अनुमति लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पंचायत ने इस फैसले के खिलाफ खंडपीठ के पास अपील की। खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के फैसले को उलट दिया। न्यायाधीश का फैसला था कि सरकारी आदेश पंचायत की शक्तियों की अवहेलना तो करता ही है, यह पंचायत की संवैधानिक हैसियत का भी सरासर उल्लंघन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चाहिए, ये दोनों कथाएं अलग अलग नहीं है। स्थानीय शासन की संस्थाओं को सन 1993 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। देखिए, थियरी 1 में क्वेश्चन पूछा हुआ इससे कि स्थानीय शासन की संस्थाओं को जो है कब संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, तो 1993 में किया गया। जैसे फिर पूछा हुआ है कि ग्राम जो है स्थानीय सरकार का जो है मतलब किस आर्टिकल में या किस संवैधानिक संशोधन के तहत जो इसका चर्चा किया गया है, तो 71वां 73वां इस तरह था ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन जो है आपको इससे मिलेगा आगे जाके, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। तो स्थानीय शासन क्या होता है, तो गांव और जिला स्तर के जो शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है नीचे, इस पेज में नहीं है, फिर यहाँ नीचे आइए। माना जाता है कि अपना शासन खुद चलाने वाले ग्राम समुदाय प्राचीन भारत में सभा के रूप में मौजूद थे। माना जाता है कि अपना शासन खुद चलाने वाले ग्राम समुदाय जैसे प्राचीन भारत में बहुत पुराने समय में सभा के रूप में मौजूद थे, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट आज से ही नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है, बस वो जो फिगर था वो अलग था। वो समय बीतने के साथ गांव की इन सभाओं ने पंचायत का रूप ले लिया। आधुनिक समय में स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आए थे। आधुनिक समय में जो आप देख रहे हैं लोकल गवर्नमेंट वाला सिस्टम, वो 1882 के बाद आ गए थे, ठीक है। उस वक्त लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय था। ये थियरी 1 में क्लास 9-10 में क्वेश्चन में पूछा हुआ है ये कि जो है मतलब भारत में जो है किस वायसराय ने स्थानीय शासन को सबसे पहले लाया था, तो लॉर्ड रिपन था, 1882 में लाया था। उसने इन निकायों को बनाने की दिशा में पहलकदमी की। इस वक्त उसे मुकामी बोर्ड यानी लोकल बोर्ड कहा जाता था, ठीक है। स्थानीय शासन को लोकल बोर्ड मुकामी बोर्ड कहा जाता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बनने पर अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायत बने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बनने पर अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायत बने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में महात्मा गांधी ने जोर देकर कहा था कि आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। उनका मानना था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना सत्ता के विकेंद्रीकरण का कारगर साधन है, ठीक है, महात्मा गांधी का। फिर नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पेज चलते हैं। हाँ आइए, इस पेज में तो कोई आप स्टेटमेंट है महात्मा गांधी का, पढ़ लीजिएगा आप लोग कि भारत की आज़ादी का मतलब होना चाहिए समूचे भारत की आज़ादी। आज़ादी की शुरुआत सबसे नीचे से होनी चाहिए, यानी गांव लेवल से, मतलब
विलेज लेवल से इस तरफ हर गांव एक गणराज्य होगा। इसका मतलब यह कि हर गांव को आत्मनिर्भर और अपने मामलों को खुद निपटाने में काबिल होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि गांव के छोटे छोटे मसलों पर भी वो सरकार को खुद जिम्मेदार ठहराए। छोटे छोटे मसले जो है वो ग्राम पंचायत अपने खुद से मतलब उसको सॉल्व कर सके। गांधी जी का ये मानना था। अनगिनत गांवों से बने इस ढांचे में आगे की ओर फैलते और ऊपर चढ़ते दायरे होंगे। जीवन एक पिरामिड की तरह होगा जिससे शीर्ष आधार पर टिका होगा। महात्मा गांधी का ये स्टेटमेंट था। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये अनंत सेना मयंकर का भी था स्टेटमेंट, ये आप पढ़ सकते। ठीक है, फिर आइए नीचे। हाँ दी, हाँ देखिए, संविधान के 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के बाद स्थानीय शासन को मजबूत आधार मिला। ठीक है, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बाद स्थानीय शासन यानी लोकल गवर्नमेंट को जो है मजबूत आधार मिला। लेकिन इससे पहले भी स्थानीय शासन के निकाय बनाने के लिए कुछ प्रयास हो चुके थे। इस सिलसिले में पहला नाम आता है 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का। इस कार्यक्रम के पीछे सोच यह थी कि स्थानीय विकास की विभिन्न गतिविधियों में जनता की भागीदारी हो, यानी लोकल गवर्नमेंट में जनता पार्टिसिपेट करे। ये थे मेन लक्ष्य, इसका यही था। इसी पृष्ठभूमि में ग्रामीण इलाकों के लिए एक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई। कुछ प्रदेश मसलन गुजरात, महाराष्ट्र ने सन 1960 में निर्वाचन द्वारा बने स्थानीय निकायों की प्रणाली अपनाई। तो क्वेश्चन बन सकता है कि गुजरात और महाराष्ट्र में जो है लोकल गवर्नमेंट को कब अपनाया गया, तो 1960 में अपनाया गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। आइए, सन 1987 के बाद स्थानीय शासन की संस्थाओं के गहन पुनरावलोकन की शुरुआत हुई। सन 1989 में पीके थंगुन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की। तो यहाँ भी क्वेश्चन बन रहा है कि किसने जो है स्थानीय शासन के बीच निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का सिफारिश किया था, किसने? तो 1989 में पीके थंगुन समिति ने। समिति की सिफारिश थी कि स्थानीय शासन की संस्थाओं के चुनाव समय समय पर कराने, उनके समुचित कार्यों की सूची तय करने तथा ऐसी संस्थाओं को धन प्रदान करने के लिए संविधान में कुछ संशोधन जरूर किया जाए, यानी उसको भी लोकल गवर्नमेंट को भी सीरियसली लिया जाए। सन 1989 में केंद्र सरकार ने 2 संविधान संशोधन की बात आगे बढ़ाई। ब्राज़ील के संविधान में प्रांत संघीय जिले तथा नगरपालिका परिषद की व्यवस्था है। ब्राज़ील के संविधान में क्या है कि प्रांत संघीय जिला और नगरपालिका परिषद की व्यवस्था है। ठीक है, ब्राज़ील में। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ नीचे है थोड़ा, सॉरी। बाद में सन 1992 में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को संसद ने पारित किया। संविधान का 73वां संविधान संशोधन गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा है। इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाओं से है। तो आप लोग ये बात याद रखिएगा, 73वां संवैधानिक संशोधन जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और संविधान का 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन नगर पालिका से जुड़ा हुआ है। सन 1993 में 73वां और 74वां संशोधन लागू किया गया था। लाया गया था 1992 में, लेकिन लागू किया गया 1993 में। ये बात आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। स्थानीय शासन को राज्य सूची में रखा गया है। स्थानीय शासन को जो है वो राज्य सूची का भी एक विषय है, ये लोकल गवर्नमेंट का। त्रिस्तरीय बनावट। अब सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा त्रिस्तरीय है। सबसे नीचे यानी पहली पायदान पर ग्राम पंचायत आती है। ग्राम पंचायत दायरे में एक अथवा एक से ज़्यादा गाँव होते हैं। मध्यवर्ती स्तर यानी बीच का पायदान मंडल का है, जिसे खंड यानी ब्लॉक या तालुका भी कहा जाता है। इस पायदान पर कायम स्थानीय शासन के निकाय को मंडल या तालुका पंचायत कहा जाता है। जो प्रदेश आकार में छोटे हैं वह मंडल या तालुका पंचायती यानी मध्यवर्ती स्तर यानी ब्लॉक को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो हटा लिया जाता है। सबसे ऊपरले पायदान पर जिला पंचायत का स्थान है। इसके दायरे में जिला का पूरा ग्रामीण इलाका आता है। पंचायती इलाके में पंचायती हलके में मतदाता के रूप में दर्ज हर वयस्क व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है। पंचायत हलके में मतदाता के रूप में दर्ज हर वयस्क व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है। यदि प्रदेश की सरकार यानी किसी स्टेट की गवर्नमेंट जो है 5 साल पूरे होने से पहले पंचायत को भंग करती है तो उसके 6 माह के अंदर ही नए चुनाव हो जाने चाहिए। फिर नेक्स्ट पेज पे आइए। हाँ आइए। फिर सभी पंचायती संस्थाओं में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। सभी पंचायती संस्थाओं में 1/3 सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। तीनों स्तरों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीट में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तीनों स्तर पर यानी पंचायती राज पर, ब्लॉक लेवल पर और जिला स्तर पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ये। ऐसे 29 विषय हैं जो पहले राज्य सूची में थे, अब पहचान कर संविधान की 11वीं अनुसूची में दर्ज कर लिए गए हैं। इन विषयों को पंचायती राज संस्थाओं का हस्तांतरित किया जाना है। ठीक है, तो ये देखिए थियरी 2 में जो है पॉलिटिकल साइंस में क्लास 9 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि पंचायती राज में कितने विषय है, कितने सब्जेक्ट है।
तो 29 सब्जेक्ट है, ठीक है, पंचायती राज में। हर प्रदेश यह फैसला करेगा कि इन 29 विषयों में से कितने को स्थानीय निकायों के हवाले करना है। फिर नेक्स्ट पेज पर आइए। अनुच्छेद 243 जी ABCDFG वाला। तो अनुच्छेद 243 जी क्या बोलता है कि पंचायतों की शक्ति के बारे में यह बात करता है कि पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किसी प्रदेश की विधायिका कानून बनाकर 11वीं अनुसूची में दर्ज मामलों में पंचायतों को ऐसी शक्ति और प्राधिकार प्रदान कर सकती है। देखिए 11वीं अनुसूची में दर्ज कुछ विषय है, कुछ विषय ये सब देख सकते हैं, विषय क्या क्या है, ठीक है, कुल 29 विषय है। फिर नेक्स्ट पेज पे आइए। हाँ यहाँ आइए। फिर भारत के अनेक प्रदेशों के आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान से दूर रखा गया था। ये प्रावधान इन क्षेत्रों पर लागू नहीं होते थे, ठीक है, आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होते थे। सन 1996 में अलग से एक अधिनियम बना और पंचायती व्यवस्था के प्रावधानों के दायरे में इन क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ये, पहले यह काम प्रदेश का प्रशासन करता था जो प्रदेश की सरकार के अधीन होता है। अब भारत के चुनाव आयुक्त के समान प्रदेश का चुनाव आयुक्त भी स्वायत्त है, ठीक है। इस तरह भारत का चुनाव आयुक्त होता है, उसी तरह प्रत्येक स्टेट का भी एक चुनाव आयुक्त होता है। फिर यह आयोग एक तरफ प्रदेश और दूसरी स्थानीय शासन की व्यवस्थाओं के बीच, तो राज्य वित्त आयोग क्या करता है, तो राज्य वित्त आयोग जो है एक तरफ प्रदेश यानी कोई भी स्टेट और स्थानीय शासन की व्यवस्थाओं के बीच, तो दूसरी तरफ शहरी और ग्रामीण स्थानीय शासन की संस्थाओं के बीच राजस्व के बंटवारे का पुनर्वलोकन करता है, राजस्व का बंटवारा करता है, ठीक है, नगर पालिका, नगर पंचायत में और ग्राम पंचायत में, ठीक है। इस पहल के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि ग्राम स्थानीय शासन को धन आवंटित करना राजनीतिक मसला ना बने। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान के 74वें संविधान का संबंध शहरी स्थानीय शासन के निकाय अर्थात नगर पालिका से है। भारत की जनगणना में शहरी इलाके की परिभाषा करते हुए जरूरी माना गया है कि ऐसे इलाके में का पहला शर्त क्या है कि कम से कम 5000 की जनसंख्या हो। ख इस इलाके के कामकाजी पुरुषों में कम से कम 75% खेती बाड़ी के काम से अलग माने जाने वाले पेशे में हो। और ग है जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो तो उसको नगर पालिका माना जाएगा। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 31% जनसंख्या शहरी इलाके में रहती है, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हाँ फिर देखिए इस पेज में कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स है, वो आप लोग याद रखिएगा डाटा का कुछ। आज ग्रामीण भारत में जिला पंचायतों की संख्या 600 से ज़्यादा, मध्यवर्ती अथवा प्रखंड स्तरीय पंचायत की संख्या 6000 तथा ग्राम पंचायतों की संख्या 2,40,000 है। शहरी भारत में 100 से ज़्यादा नगर निगम, 1400 नगर पालिका है और 2000 नगर पंचायत मौजूद है। हर 5 वर्ष पर इन निकायों के लिए 32 लाख सदस्यों का निर्वाचन होता है। नगर पंचायत का और नगर पालिका का मिलाकर बोल रहा है, ग्राम पंचायत और नगर पालिका का मिलाकर इनमें से 13 लाख महिलाएं हैं। यदि प्रदेशों की विधानसभा तथा संसद को एक साथ रखकर भी देखें तो भी इनमें निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की संख्या 5000 से कम ही बैठती है। सोचिए लोकल गवर्नमेंट के लिए 32 लाख सदस्य चुने जाते हैं। फिर यहाँ नीचे आइए। आज कम से कम 200 महिलाएं जिला पंचायतों की अध्यक्ष है, 2000 महिलाएं प्रखंड अथवा तालुका पंचायत की अध्यक्ष है और ग्राम पंचायतों में महिला सरपंच की संख्या 80,000 से ज़्यादा है। नगर निगमों में 30 महिलाएं मेयर महापौर है। नगर पालिकाओं में 500 से ज़्यादा महिलाएं अध्यक्ष पद पर आसीन है। लगभग 650 नगर पंचायतों की प्रधानी महिलाओं के हाथ में है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ तो यहाँ ये नीचे भारत की जनसंख्या में 16.2% अनुसूचित जाति एवं 8.2% अनुसूचित जनजाति है। स्थानीय शासन के शहरी और ग्रामीण संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों में इन सदस्यों की संख्या, इन समुदायों के सदस्यों की संख्या जो है लगभग 6.6 लाख है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ नीचे आइए। फिर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सफल उदाहरण के रूप में अक्सर लातिनी अमेरिका के देश बोलिविया का नाम लिया जाता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सफल उदाहरण के रूप में अक्सर लातिनी अमेरिका के देश बोलिविया का नाम लिया जाता है। 1994 में पॉपुलर पार्टिसिपेशन लॉ जन भागीदारी कानून के तहत विकेंद्रीकरण करके सत्ता स्थानीय स्तर को सौंपी गई। इसके परिणामस्वरूप महापौर का लोकतांत्रिक चुनाव संभव हुआ। देश को नगर पालिकाओं में विभाजित किया गया, जैसे हमारे देश को स्टेट में बांटा गया ना, तो वहाँ नगर पालिकाओं में ही बांट दिया गया है। और एक ऐसी प्रणाली अपनाई गई है कि नई नगर पालिकाओं को धन स्वतः ही हस्तांतरित हो जाए। बोलिविया में 314 नगर पालिकाएँ हैं। नगर पालिकाओं की अगुवाई जनता द्वारा निर्वाचित महापौर करते हैं। जैसे हमारे स्टेट में सीएम होते हैं, वहाँ पर नगर पालिकाओं के हेड कौन होते हैं, महापौर होते हैं, ठीक है। इन्हें
प्रेसिडेंटी म्यूनिसिपल भी कहा जाता है। महापौर को प्रेसिडेंसी म्यूनिसिपल भी कहा जाता है। महापौर के साथ एक नगरपालिका परिषद कैबिल्डो होती है। वहाँ कैबिल्डो बोलते हैं नगरपालिका परिषद को। स्थानीय स्तर के देशव्यापी चुनाव हर 5 वर्ष पर होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, यहाँ देखिए, तो बोलीविया में देशव्यापी राजस्व उगाही का 20% नगरपालिकाओं को प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जाता है। शहरी स्थानीय निकायों का कुल राजस्व उगाही में 0.24% का योगदान है, जबकि सरकारी खर्चे का 4% निकायों द्वारा व्यय होता है। तो इस तरह जो है आपका क्लास 11 का चैप्टर 8 का वीडियो यहाँ समाप्त होता है। वीडियो को अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। बाकी मैं क्लास 9 का 10 का SCRT बोर्ड का और NCRT बोर्ड का भी जो है पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का भी वीडियो बनाकर अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद पर डाल चुका हूँ। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।